हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025, जी हाँ, झारखंड बोर्ड जैक बोर्ड का क्लास 10 की जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए आज हम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। हालांकि इससे पहले मैंने और भी वीडियो आप लोगों का बना दिया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेंगे। तो आइए आज के जो कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके होने वाले एग्जाम जो हिंदी की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं और सभी सवालों को हम एक एक करके, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, आपको हम जितने भी प्रश्न बताएंगे ये सारे मोस्ट रिपीटेड सवाल है, ठीक है, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। तो प्रबल संभावना है कि आने वाले एग्जाम के लिए यहां से सवाल जरूर बनेंगे। और हाँ, मैं जितना भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं सारे को सारे समझा कर बताने वाला हूं, है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा समझने का, ताकि अगर एग्जाम में इस तरीके का सवाल है तो अपने शब्दों में भी आप उत्तर लिख सकते हैं अगर याद ना कर सको तो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल जो कि आपका दिया गया है कि भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, है ना। तो जो बाल गोविंद भगत से ये बोला गया है, चैप्टर से लिया गया है सवाल कि भगत की जो पुत्र वधु थी, जो उनकी बहू थी, उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उत्तर लिखेगा कि भगत की पुत्र वधु उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और उसके पति की मृत्यु के बाद भगत जी जो है अकेले पड़ गए थे। जी हाँ, भगत की पुत्र वधु जो बहू थी उसको इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि भगत बाल गोविंद भगत का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी मर चुका था, है ना। तो वो फिर क्या हो गए, अकेले पड़ गए थे, इसीलिए उनकी बहू जो है भगत को नहीं छोड़ना चाहते थे। स्वयं भगत वृद्धावस्था में थे, जो भगत जी थे, है ना, जो बाल गोविंद भगत जी थे वो वृद्धावस्था में बूढ़ा थे, है ना। वे नियम धर्म का पालन करने वाले इंसान थे, वो नियम धर्म का पालन करने वाले इंसान थे जो अपने स्वास्थ्य की तनिक भी चिंता नहीं करते थे। वो वृद्धावस्था में थे, वो धर्म का नियम धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति थे और वो अपने स्वास्थ्य पर, है ना, अपने हेल्थ पे जरा सा भी चिंता नहीं करते थे। वह वृद्धावस्था में अकेले पड़े भगत की सेवा करना चाहते थे। उनकी जो बहू है वो वृद्धावस्था में जो है भगत जी की सेवा करना चाहते थे और उनकी सेवा करके अपना जीवन बिताना चाहते थे, है ना। तो समझ में आ गया होगा कि भगत के पुत्र वधु भगत जी को क्यों अकेला नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उसके जो बेटा था, एक ही बेटा था, और वो फिर उनके बेटे की मृत्यु के बाद वो अकेला पड़ गए थे, है ना। और भगत जी जो थे बूढ़ा थे, है ना, वो नियम धर्म का पालन करते थे वो, और जरा सा भी अपना स्वास्थ्य का तनिक भी चिंता नहीं करते थे, है ना। इसीलिए भगत जी को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा, आप अपने शब्दों में भी इस उत्तर को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का अगला सवाल दिया गया है कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, कैसे, है ना। लिखिए, तो कटाव पर जो है किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है, क्यों है, कैसे है, आपको लिखना है। देखिए, कटाव जो है बच्चों ये सिक्किम का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां पे दुकान ना होना एक तरीके से वहां के लिए वरदान था। चलिए लिखते हैं कैसे उत्तर लिखोगे कि कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है क्योंकि इससे वहां की सुंदरता और शांति बनी रहती है ना। अगर वहां दुकानें खुल जाए तो वहां गंदगी फैलेगी और वहां की सुंदरता खो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज करके कि कटाव सिक्किम का एक खूबसूरत और अनजान सा स्थान था, ठीक है। यहाँ अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए जाना जाता था। इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है ना। एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आता है कि कटाव को क्या कहा जाता है, स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है हिंदुस्तान का, तो कटाव को कहा जाता है। तो यहाँ पे आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं कि इसे हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कटाव में दुकान ना होने से वहां लोगों की संख्या कम रहती है। यदि कोई स्थान बिना दुकानों के है तो वह अपनी प्रकृति सुंदरता और शांति बनाए रख सकता है। इसलिए लिख देंगे हम, इसलिए कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए क्या था, एक वरदान था। अगर दुकान हो जाता तो वहां पे गंदगियां फैलती, वहां पे क्या होता, जनसंख्या बढ़ जाती और जिसके कारण वहां पे प्रकृति का जो है संतुलन बिगड़ता जाता है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए, है ना। तो भगत के व्यक्तित्व को बताना, उसका कैरेक्टर को बताना, उसका वेशभूषा को बताना है। तो बहुत ही आसान है। भगत बाल गोविंद भगत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गोरे चिट्टे इंसान थे। पहले लाइन में लिख देंगे कि भगत जी जो थे वो 60 साल के जो उम्र वाले व्यक्ति थे और वो गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके सफेद बाल हो चुके थे, है ना। उनका चेहरा
सफेद बालों से जगमगाता रहता था, है ना। कपड़ों के नाम पर उनके शरीर पर एक लंगोटी और सिर पर कनपट्टी टोपी धारण करते थे और गले में तुलसी की बडौल माला पहनते रहते थे। उनके माथे पर रामानंदी टीका सुशोभित होता था। सर्दियों में वे काली कमली ओढ़ा करते थे। तो ये बाल गोविंद का कैरेक्टर था, इसका व्यक्तित्व तो आपने लिख दिया। क्या लिखोगे कि बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के व्यक्ति थे, अधिक उम्र के व्यक्ति थे और गोरे चिट्टे इंसान थे। उनके सफेद बाल थे, है ना। उनका जो सफेद बालों पर जगमगाता रहता था जो, और कपड़ा वो कपड़ा नहीं पहनते थे, सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे और एक कानपट्टी पर टोपी धारण किए हुए रहते थे, है ना। इस तरीके से आप लिख देंगे। और सर्दियों में काली कमली ओढ़े करते थे। तो ये भगत का व्यक्तित्व है, उसके वेशभूषा है। आप लोग बहुत ही आसान से इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि माता का आंचल पाठ में आए प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। जी हाँ, आपको माता का आंचल जो चैप्टर पढ़े हैं, है ना, कृतिका का, तो उसमें आपका क्या क्या जो है आपको दिल छू गया है, उस वर्ड को यहाँ लिखना है। तो अगर मैं जहाँ पे जो बताता हूँ जो कि हमें जो दिल छुआ है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। माता के आंचल पाठ में सबसे रोमांचक प्रसंग वह है जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है। तब वे बच्चे किस तरह गिरते पड़ते भागते हैं, माँ की गोद में छिपकर सहारा लेते हैं। इस प्रसंग ने मेरे दिल के भीतर तक हिला दिया है। ये आप लिख देंगे, है ना, कि बच्चे क्या होते हैं, माँ की गोद में छिप जाते हैं और सहारा लेते हैं। तो ये हो गया। दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, एक दो ठो लिख देना है, क्या हमें अच्छा लगा, क्या खराब लगा। इस पाठ में गुदगुदाने वाली कई प्रसंग है, विशेष रूप से बच्चे के पिता मित्रता पूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जी हाँ, विशेष रूप से हम देखें तो बच्चे के जो पिता है वो मित्र के जैसा बच्चों के साथ खेल में शामिल हो जाता था। जैसे ही बच्चे भोज शादी का खेल खेलते थे, बारात जाते थे, काफी मजा आता था, है ना, ये सारे सुन करके। बच्चे का पिता बच्चा बनकर उनसे शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार का बन जाना बहुत सुखद अनुभव जो मन को एकदम गुदगुदा दिया, है ना। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लखनवी अंदाज पाठ के क्या संदेश है। तो लखनवी अंदाज जो चैप्टर है, जो उसके यशपाल, है ना, उसके लेखक कौन है, यशपाल है। तो इसमें क्या संदेश मिला इस चैप्टर को आपको पढ़ने से, क्योंकि हर हिंदी में जितने भी चैप्टर है आपको कुछ ना कुछ संदेश देकर ही जाता है। तो इसमें क्या आपको संदेश मिला है, तो लखनवी अंदाज पाठ के लेखक में यह संदेश देना चाहते हैं लेखक कि हमें अपना व्यवहारिक दृष्टिकोण विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। जी हाँ, लखनवी अंदाज में हमें यही पता चलता है कि दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें जो दिखाते ना, आज आईफोन दिखाते हो और बाइक दिखाते हो कि हम ये बाइक खरीदे हैं, आईफोन दिखा रहे हो कि हमारा घर है, ये है, वो है, एकदम दिखावा, अपना पड़ोसी से हम 2 तल्ला और ऊंचा करेंगे। तो ये सबसे दूर होना चाहिए। इस चैप्टर में हमें यही पता चलता है। हमें वर्तमान का कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए। हमें वर्तमान में जीना चाहिए तथा काल्पनिकता को छोड़कर वास्तविकता को अपनाना चाहिए। हमें कल्पना जो करते हैं ना, जो सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ये सारी चीजों को छोड़ करके हमें वास्तविक चीज अपनानी चाहिए। यही है लखनवी अंदाज पाठ का संदेश। मुझे आशा है कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। स्मृति का पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है। स्मृति का मतलब होता है बच्चों यादें, है ना, और पाथे का मतलब होता है पथ यानी रास्ता। तो कवि इसमें क्या कहना चाहता है, तो स्मृति को पाथे अर्थात रास्ते का भोजन, सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे जीवन जी रहा है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि स्मृति का पाथे मतलब कि यादों के रास्ते। इसमें कवि कह रहा है कि अपने प्रेम की मधुर यादों, जो हमारे बीते हुए जो यादें हैं, मधुर यादें, उनके सहारे जीवन जी रहा है। अर्थात कवि अपने प्रिय को बहुत याद आ रही है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा। नेताजी का चश्मा के पाठ का क्या संदेश है। जैसे लखनवी अंदाज का संदेश था दिखावेपन से दूर होना चाहिए। अब देखते हैं नेताजी चश्मा के पाठ का क्या संदेश है, देखते हैं। नेताजी का चश्मा एक रोचक कहानी है। जी हाँ, बहुत ही मजेदार कहानी है। इसमें लेखक कहना चाहता है कि देशभक्ति का संबंध मन की भावना से है। किससे भावना से? देशभक्ति की भावना जो है मन की भावना से होनी चाहिए, दिखावेपन से नहीं। देशभक्ति प्रकट करने के लिए ना फौजी होना जरूरी है, ना शरीर से शक्तिशाली होना जरूरी है। क्योंकि वो भी जो था पान वाला, वो भी तो लंगड़ा था, लेकिन उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी कि नहीं भरी थी? बोले जी गुरुजी
जी भरी थी, है ना। तो इसलिए ये बोला गया है, यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि फौजी होना जरूरी नहीं है देशभक्ति प्रकट करने के लिए, शक्तिशाली होना जरूरी नहीं है। कोई भी मनुष्य, चाहे वह या बच्चा हो या बूढ़ा, देश प्रेमी हो सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने महापुरुषों के सम्मान के लिए छोटा सा त्याग करता है तो वह देशभक्त है। वो क्या है? देशभक्त है ना। तो ये इसका इस चैप्टर से हमें यही संदेश मिलता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। जितेंद्र नागरे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के क्या गुण हो सकते हैं। देखिए ये सवाल आपके कितनी बार पूछे गए? 14 में पूछा गया, 17 में, 18 में, 19 में, 3 साल लगातार पूछा गया। इसके अरे 4 साल, सोचिए 4 साल लगातार पूछा गया है। तो प्रबल संभावना है कि यहां से सवाल कुछ जरूर बन सकते हैं। क्या है? जितेंद्र नागरे एक कुशल गाइड था। जी हाँ, क्या था? ये कुशल गाइड था, अच्छा गाइड था। वह अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। वो अपने पेशे, जो अपना काम करता था उसके प्रति वो पूरे जिम्मेवारी लेता था, यानी समर्पित था उसके पीछे। उसे सिक्किम के हर कोने विषय में भरपूर जानकारी थी, इसलिए वह एक अच्छा गाइड था। अब एक अच्छा कुशल गाइड के लिए क्या गुण होना चाहिए, है ना? एक अच्छा कुशल गाइड के लिए, अच्छा ड्राइवर होने के लिए, गार्ड होने के लिए क्या गुण होना चाहिए? तो देखिए, एक गाइड का अपने देश व इलाके के कोने कोने भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होती है। जी हाँ, जो एक गाइड होता है वो अपने देश या फिर जिस इलाके में वो जा रहा है उस इलाके के संपूर्ण जानकारी होती है उसके पास। क्लियर है? खा नंबर, उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जो गाइड होता है उसमें वहां की जो भौगोलिक स्थितियां हैं, वहां की जो क्लाइमेट है, जलवायु है और वहां की जो इतिहास है, उनकी सभी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जो भ्रमण करता है उसे सारी बातें उसे बताए, ताकि भ्रमणकर्ता को भी अच्छा लगे, है ना। जैसे भ्रमण करता मतलब कि जो भ्रमण करने वाले, अब बताओ किसी के साथ आप जाते हो, है ना, भ्रमण करने के लिए, तो वो अगर आपको बताते चलेगा कि देखो यहाँ पर करण अर्जुन का शूटिंग हुआ था, यहाँ पर उसका शूटिंग हुआ था, यहाँ पर ये हुआ था, यहाँ पे जंग हुआ था, ये सारे चीज अगर बताएगा तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे बौद्ध धर्म था, यहाँ बौद्ध धर्म की मूर्ति को यहाँ पे ये किया गया था, वो किया गया था, तो अच्छा लगेगा। तो वहाँ भी इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, है ना। वैसे मैंने गया था एक बार, कहाँ पे? राजस्थान गए थे, है ना, राजस्थान गए थे और वहाँ पे एक उसी तरीके से भ्रमण हम लोग गए थे और कुछ एक लोग जो हमें घुमाने के लिए ले गया तो वो बहुत अच्छा बताया था। ये देखो यहाँ करण अर्जुन का शूटिंग हुआ था, है ना, यहीं से एकदम खींच करके बोलता है कि भाग अर्जुन, भाग अर्जुन, भाग अर्जुन, है ना। तो इस तरीके से बताता रहा, बहुत मजा आ रहा था उस दिन हम लोगों, है ना। और सही में वहाँ पे शूटिंग हुआ था, इसीलिए बोलेगा। राजस्थान गए थे हम लोग, है ना, वहीं पे राजस्थान के अजमेर जिले में। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या है कि एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता को हर प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो, है ना। वो भ्रमणकर्ता के जो प्रश्न है उसका उत्तर देने में सक्षम हो, ये कुशल गाइड को जरूरी है, ये गुण होना चाहिए उसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? देखिए 9 में, 10 में, 11 में, 17 में पूछा गया सवाल है। क्या है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था, वो सब स्वप्न क्या देखा था? तो वो स्वप्न देखा था कि चांदनी रात में उससे मिलने आई प्रेयसी, जी हाँ, उसकी प्रेमिका मिलने आई है ना। तो वो किस प्रकार कविता में अभिव्यक्त किया है? तो कवि ने सुख का स्वप्न देखा था, उसे आत्मकथ्य कविता में चांदनी रात में मिलने वाले प्रेयसी के रूप में अभिव्यक्त किया है ना। कवि कहता है कि मुझे वह सुख कहाँ मिल पाया जिसका स्वप्न देखते देखते मैं जाग गया था, जो सुख में गले लगते लगते मुस्कुराते हुए भाग गया। भाव यह है कि कवि जिस सुख की कल्पना की वह उसे नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इस प्रकार व्यक्त किया था, लिख लीजिएगा। कवि की आंख फागुन की सुंदरता को, है ना, बस 2-3 सवाल बच्चे में फटाक से कंक्लूड कर लेते हैं। क्या है? कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही थी? तो फागुन की सुंदरता से कवि का आंख जो है क्यों नहीं हट रहा था? तो कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही थी क्योंकि फागुन का महीना प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है ना। कवि की आंखें फागुन की सुंदरता से नहीं हटने के कारण, क्यों नहीं हट रहा था उसका आंख? ये फागुन का सुंदरता को देख करके। तो फागुन का मौसम बहुत ही सुहाना होता है। फागुन में मौजूद रंग बिरंगे फूल, पत्ते, हवाएं बहुत खूबसूरत लगती है। फागुन का माहौल बहुत मस्त और शोभाशाली होता है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि उससे आंख हटाने का मन नहीं करता है।
है ना। तो इसीलिए जो है कवि का जो है फागुन की सुंदरता से अपना उसका आँख नहीं हट रहा था, क्योंकि वो बहुत ही सुहाना था, बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही शोभा भाली था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिरोशिमा की घटना, विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग। देखिए ये जो है आपका चैप्टर जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो चैप्टर लिया गया है ना आपका, एक कहानी या नहीं, एक कहानी या नहीं, ये लिया गया है आपका किस चैप्टर से, मैं क्यों लिखता हूं, है ना। और ये भी आपका अयज्ञ का है। तो बताएंगे कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है ना। तो हिरोशिमा की जो घटना हुआ था जापान में, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसके बाद से विज्ञान को एक अभिशाप माना गया है। और इस विज्ञान को आज जो है कहाँ कहाँ दुरुपयोग हो रहा है आप बताएंगे। और आप लोगों को भी पता है कहाँ कहाँ दुरुपयोग कर रहे हो। बताओ मोबाइल यूज कर रहे हो कि नहीं, बोले हाँ सर कर रहे हैं। मोबाइल में बताओ फ्री फायर खेल रहे हो कि नहीं, मतलब उटपटांग चीज देख रहे हो कि नहीं मोबाइल में, बोले बिल्कुल सर, है ना। तो यहाँ पे दुरुपयोग हो रहा है और बहुत सारी चीजें में, है ना। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। इस अणु विस्फोट के सारी मानवता को झंझकोर कर रख दिया। इससे विज्ञान की कुरूपता को उजागर कर दिया। इसी घटना के बाद विज्ञान को अभिशाप माना जाने लगा। इसने विज्ञान की शक्ति का दुरुपयोग किया है ना। विज्ञान की शक्ति का हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम विस्फोट हुआ था, ये विज्ञान से ही हुआ था। तो ये विज्ञान क्या है, यहाँ पे विज्ञान का दुरुपयोग हुआ है। हमारी दृष्टि से विज्ञान के दुरुपयोग निम्नांकित क्षेत्रों में हो रहा है। पहला आप लिख सकते हैं कि विज्ञान ने टीवी का दुरुपयोग को बढ़ाया है। अब टीवी शिक्षा और स्वास्थ्य के मनोरंजन का माध्यम न रहकर सेक्स एवं हिंसा परोसने के माध्यम बनता जा रहा है। जी हाँ, अब सोचोगे टीवी का दुरुपयोग कहाँ सर, सदुपयोग हो रहा है, वहाँ न्यूज देख रहे हैं, नहीं, वहां पे लोग जो है शिक्षा और स्वास्थ्य को नहीं देख रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य न्यूज को नहीं देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हैं, वहां पर सेक्स और हिंसा के परोसने का माध्यम वो बनता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विज्ञान ने लोगों की मानसिकता छीन ली है। विज्ञान का संबंध केवल बुद्धि से ही है, हृदय से नहीं, है ना। विज्ञान का संबंध क्या है, सिर्फ बुद्धि से है, हृदय से नहीं। वो क्या है, मानसिकता को, है ना, लोगों की मानसिक शांति छीन ली है। आज भी सही बात है, ऐसा है ना कि आप लोग आज हम लोग के विज्ञान ऐसा चीज कर दिया है ना जो कि हम लोग के बीच अलगाव हो गया है। बोले सर कैसे अलगाव हुआ है, अब बताओ। आपके घर में 2-4 जरूर फोन होगा और 2-4 में एक बंदा इधर लेके बैठा है, एक बंदा इधर लेके बैठा है, मम्मी इधर लेके बैठी, पापा इधर लेके बैठे हो, आप इधर लेकर बैठे हो, है ना। तो देखिए जो पहले समय में क्या होता था कि हम लोग आपस में बातचीत करते थे, अपने सुख दुख की भावनाओं को एक दूसरे के साथ व्यक्त करते थे। आज मम्मी ये स्कूल में हुआ, आज मम्मी आज स्कूल में ये हुआ, आज मम्मी उस समय लड़ाई हो गया, आज मम्मी, तो ये अपनी भावनाओं को रखते थे। लेकिन आज कहां रख रहे हैं, स्टेटस पे रख रहे हैं। कहां पे रख रहे हैं, आज स्टेटस पे रख रहे हैं, है ना, कि आज ऐसे हुआ, आज ब्लॉग बना दे रहे हैं। बताओ, जो कि अपनी भावना को मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। इससे क्या होता है, व्यवहारिक तरीके से आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हो, है ना। तो ये भी विज्ञान क्या किया है, छीन लिया है ना। अब इस तरीके से अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विज्ञान ने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। चलिए अब देखिए, ये आपका लास्ट सवाल इस वीडियो का, कि लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। तो लेखक ने हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। देखो लेखक जो है ना, हिरोशिमा का जो विस्फोट हुआ था उस टाइम नहीं था, लेकिन वो कुछ चीजों को देख करके वो परेशान हो गया और उस चीज को वो फील किया। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। लेखक हिरोशिमा की घटनाओं के बारे में सुनकर तथा उनके कुप्रभाव का प्रत्यक्ष देखकर भी विस्फोट का भोक्ता नहीं बन पाया। एक दिन वह जापान के हिरोशिमा नगर की एक सड़क पर घूम रहा था। लेखक क्या था, जापान की हिरोशिमा नगर पर वो एक सड़क पर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर एक मानव की छाया छपी हुई थी, है ना। वास्तव में परमाणु विस्फोट के समय कोई मनुष्य उस पत्थर के पास खड़ा होगा। रेडियोधर्मी किरणों की ने उस आदमी को भाप की तरह उड़ाकर उसकी छाया पत्थर पर डाल दी। सोचो कितना खतरनाक सिचुएशन होगा वो, सोचो कि पत्थर पर किसी इंसान का फिगर बन जाना, सोचो कितना भयानक वो मंजर होगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लेखक देखा। उसे देखकर लेखक के मन में अनुभूति जाग गई और उसके मन में विस्फोट का प्रत्यक्ष दृश्य साकार हो उठा। जी हाँ, अब उसे लगा कि हाँ भाई ऐसा हुआ होगा, एकदम का एकदम वो फील किया उस चीज को। ठीक है, उस समय वह
विस्फोट का भोक्ता बन गया। उम्मीद करते हैं कि सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं कोशिश किया कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को समझाने का प्रयास करूं, मुझे आशा है। और हाँ, इसमें हमने जितने भी प्रश्न किए बच्चों, इससे पहले मैंने और भी प्रश्न आप लोगों को करा रखा है, ठीक है। अगर आप वो सारे प्रश्न को नहीं किए हैं तो जरूर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग का सवाल जो है इन्हीं में से आप लोगों को बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। तो सभी प्रश्न को देख लीजिएगा, ये मैंने सभी करवा दिया, देख सकते हैं आप मैंने क्या क्या करवाया है। सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे को कैप्टन क्यों कहते थे, काशी में हो रहे बिस्मिल्लाह खां का व्यवस्थित क्यों उठा, बच्चे की मुस्कान बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है, सफलता चरम सीखा पर माता कौंचल, पाठ में आए प्रसंगकों को बिस्मिल्लाह खां सहनाई का मंगल ध्वनि नायक क्यों कहता है। बोले सर ये सारे सवाल कहां पे मिलेंगे सर, एक बार मुझे बता दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये सारे सवाल, जी हां, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट पर, हमारे इस चैनल पर प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आप जाइए और हमारे इसी तरीके से समझाते हुए, कम से कम अगर आप वीडियो को देख लेते हैं ना, तो आप अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हो। समय बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन हाँ, इस कम समय का आप सही उपयोग कर सकते हो। वीडियो को फास्ट करके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लिखना कुछ तो ट्राई कर सकते हो, है ना। जो जिनका कंप्लीट है वो तो रिवीजन हो जाएगा भाई, ठीक है। जिनका कंप्लीट नहीं है, कम से कम तो जोड़ जाड़ के तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो प्लेलिस्ट पर जाइए आप लोग, है ना। प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, है ना। यहाँ पर आपका वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पर जाओ ना, चैनल पर आपको सारा मिल जाएगा। जी हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी का मिलेगा, वहाँ पर आपको हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का सारा का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, सारा वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। आप लाइन बाय लाइन करके वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत ही मजा आएगा बच्चों, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और 7 बजे लाइव क्लासेस चलती है, 7 बजे आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू सो मच।